देखिए, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना। केमिकल तो समझते ही हैं, और काइनेटिक्स जो वर्ड है ये फिजिक्स का है। डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, ये सब फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है। अगर कोई चीजें कंटिन्यू चल रही होती है तो उसको काइनेटिक्स कहते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या चलने वाली चीज है, तो केमिस्ट्री में एक ही चीज चलती है और वो है रिएक्शन। रिएक्शन होते रहती है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन कितने ढंग के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन तीन तरह का होता है। एक जो होता है वो वेरी फास्ट कहलाता है, एक जो होता है वो मॉडरेट होता है या स्लो रिएक्शन कहते हैं, और एक वेरी स्लो होता है। अब समझिए जरा तीनों रिएक्शन को। ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, मतलब वो रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाए विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या विद इन ए सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड 4 सेकंड में पूरा हो जाए, या फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब हाफ सेकंड, 3/4 सेकंड, कुछ इतने बहुत कम टाइम में अगर कोई रिएक्शन फिनिश हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। और वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन वो होता है जिसको होने में महीनों या सालों का वक्त लग जाए, ठीक है। महीनों का वक्त में देखिए, रस्टिंग जो होता है, जंग लगना जो होता है, वो कोई 1 घंटे का काम नहीं है या 10 मिनट का काम नहीं है। उसके लिए क्या होता है, 1 महीना 2 महीना इस ढंग से लग जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से आयरन और लोहे का डिफ्यूजन अगर दिखाओगे तो 50 और 60 साल लगता है आयरन को डिफ्यूज करने में लोहा में, और लोहा को डिफ्यूज करने में आयरन में। तो यहाँ पे क्या है कि जो वेरी स्लो रिएक्शन है उसके लिए टाइम बहुत बड़ा होता है, महीनों या सालों की बात होती है। लेकिन मॉडरेट या स्लो रिएक्शन जो होता है ये घंटों में फिनिश होता है। ये किस में फिनिश होगा, 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मेनली जो चैप्टर है ये केमिकल काइनेटिक्स जो है ये 3 चीज पे बेस्ड है। एक चीज इसमें पढ़ना है जिसको हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा जो पढ़ना है वो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और तीसरा जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन है। यही 3 पार्ट में पूरा चैप्टर बटा हुआ है। तो पहला पार्ट जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता, किसको कहते हैं, इसको हम लोग बहुत बाद में डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी जो मोटा मोटी मतलब समझ लीजिए वो ये है कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो है कि हाउ फास्ट द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, जो प्रोडक्ट है वो कितनी तेजी से बन रहा है, या हाउ फास्ट द रिएक्टेंट इज डिसअपियरिंग, रिएक्टेंट आपका कितना तेजी से डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट जिस तेजी से गायब होगा उसी तेजी से क्या होगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालेंगे, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस दोनों रिएक्शन का नहीं निकाला जाता है, जो वेरी फास्ट है और जो वेरी वेरी फास्ट वाला का क्या रेट निकालेंगे, वो तो शुरू हुआ खत्म हो गया, तो रेट निकालने का वक्त कब मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है। दूसरा जो वेरी स्लो है उसका क्या रेट होगा, जहां सालों लगा रहा है उसका क्या रेट, जानी हुई है कि बिना रेट का ये करीब करीब 0 रेट से ये प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो रेट निकालेंगे उस किसका निकालेंगे, मॉडरेट रिएक्शन का निकालेंगे। कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का कोशिश करते हैं। सपोज करो कि ये कोई रिएक्शन है
जिसमें ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, बी में। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C1 हम मान लेते हैं, कुछ ऐसे मान लीजिए, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं X1 है। कब? जब टाइम 0 है। आ जाओ जल्दी आओ। देखिए, हमने कहा कि ए का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको हम C1 बोल रहे हैं, वो कितना है, X1 है। कब है? जब टाइम 0 है, मीन्स रिएक्शन अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। और इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हम मान लेते हैं X2। कब? जब टाइम कितना है, T सेकंड है या T आवर है। समझ में आ रहा है? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, तो मैंने कहा कि कितना फास्ट आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। रिएक्टेंट पहले कितना था, X1, अभी कितना है, कितना गायब हो गया, X2 माइनस X1, ठीक है, यही गायब हुआ। कितने देर में? तो 1 सेकेंड में कितना गायब होगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। आपका अभी टाइम कितना है, T, शुरुआत कहां से किए थे, 0 से, तो कितना टाइम लगा, तो दोनों टाइम को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, वही टाइम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना है तो आपको उसके इनिशियल कंसंट्रेशन को देखने होंगे, फाइनल कंसंट्रेशन देखने होंगे, और वो दोनों कंसंट्रेशन होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये दोनों का तोल के कहानी हम कुछ बोल रहे थे, ध्यान यहाँ नहीं दोगे तो बोलना ही हुआ। रिकॉर्डिंग ना हुआ तो हल्ला होगा, देख लीजिए, यही कहना। तुम्हें आ जाओ, चलो यार आओ ना। नहीं नहीं आओ यार, बैग लेके जाओ, पापा ये हो गया। अच्छा, सपोज करिए कि एक और टाइम हम ले लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन C3 कब होता है, C3 मान लेते हैं, और ये कितना के बराबर, X, और जो टाइम है अभी T1 सेकंड है। अब देखो, अगर मैं पूछूं कि टाइम T से T1 सेकंड के बीच, टाइम T से T1 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आपका टाइम 0 से T सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे मिल गया C2 माइनस C1 बाई T। ठीक है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि टाइम T से कहां पे, T1 के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो कोई इसका दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। कंसंट्रेशन देखो फाइनल, इस दोनों को देखना हमको, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, C2, और टाइम में डिफरेंस बताना है T1 माइनस, ठीक है। अब आपको एक चीज यहां पे समझना है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन निकला, क्या दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि एक ही रिएक्शन का रेट आप निकाल रहे हैं, रिएक्शन तो यही है, इसी का रेट आप टाइम 0 से T सेकेंड के बीच कितना निकाले हैं, C2 माइनस C1 बाई T, और इसी रिएक्शन का रेट टाइम T से T1 के बीच में आपने निकाला C3 माइनस C2 बाई T1 माइनस। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों रेट सेम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डाटा ही चेंज है। यहाँ पे टाइम देख लीजिए, यहाँ पे टाइम T है क्या, यहाँ पे नीचे में टाइम क्या है, T है, T माइनस 0 T है, यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज है। तो जब डेटा ही चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा,
इसका मतलब एक चीज हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन सेम स्पीड से नहीं होते रहता है। शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और होगा, बीच में जाके कुछ और हो जाएगा, लास्ट में जाके कुछ और हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी चीज? अब तो लेटर ना कि पढ़ने नसीब में ना देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक कहलाता है एवरेज, और एक कहलाता है देखिए, यही दो रेट ऑफ रिएक्शन है। एक कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक कहलाता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है, हमारा फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं बदलना है। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही दोनों में यहां भी रहेगा। अंतर क्या होगा उसको समझिएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे अभी समझो कि यहां से पटना की दूरी 72 किलोमीटर है और एक आदमी को जाने में 3 घंटा लगता है, तो वो किस स्पीड से गया? किस स्पीड से गया वो? 24 किलोमीटर प्रति। क्या रास्ता में बस हर हमेशा 24 के स्पीड से चल रहा था? नहीं, कभी उसका स्पीड 0 भी रहा होगा, कभी 90 के स्पीड में रहा होगा, कभी कुछ और रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डिफरेंट जगह, डिफरेंट टाइम पे जो स्पीड है, जैसे 10 बजे यहां बस चली, 10:25 पर जो स्पीड है या 10:55 पे जो स्पीड है, ये क्या है? अलग अलग जगह का स्पीड है। तो अलग अलग जगह का जो स्पीड होगा उसी स्पीड को हम इंस्टैंटेनियस स्पीड कहेंगे। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन अगर बस का निकाले, बस 10 बजे यहां चली और पटना पहुंच रही है 1 बजे, तो 10 बजे से 1 बजे का अगर टाइम हम लेंगे तो उस कंडीशन में बस का जो स्पीड निकलेगा वो क्या निकलेगा? 24 किलोमीटर प्रति। और ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा बस का रियल स्पीड नहीं है। समझ में आ रहा है? बस का जो रियल स्पीड है वो कौन सा है? जो पर्टिकुलर टाइम पे हम पूछ रहे हैं कि चलो 10:10 में बताओ बस का क्या स्पीड है, ये जो स्पीड है ना, ये क्या कहलाएगा? उसका रियल स्पीड। तो जो इंस्टेंट टाइम पे आ रहा है, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप रेट निकाल रहे हो, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस रेट। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई रेट निकाल रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज रेट। समझ में आया? एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट में कोई दिक्कत है समझने में? दोनों का फॉर्मूला वही होगा, दोनों के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। आप ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। देखो, ये एक रिएक्शन है A2B, उसका हम ग्राफ बनाए। कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा। A2B का जो रिएक्शन है इसका मैंने ग्राफ बनाया है। इसका बज रहा है यार, बंद करो। देखो, ए का जो है डाउनवर्ड है ग्राफ। ए का ग्राफ क्या है? मतलब क्या हुआ? ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब हम दो टाइम लेते हैं। देखो,
दो टाइम लेते हैं, एक टाइम मैं ले लेता हूं यहां पे T1 और एक टाइम मैं यहां ले लेता हूं, ये जो कंसंट्रेशन है इसको मैं मान लेता हूं C1 और T2 पे जो कंसंट्रेशन है इसको मैं मान लेता हूं ठीक है। और ये टाइम को मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 1 आवर है और ये 10 आवर है। अब देखो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहां पर जो निकलेगा वो कौन सा रेट निकलेगा? एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? तो T2 टाइम पे आपका कंसंट्रेशन क्या है? C2 और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है? अब बाय नीचे में क्या लिखेंगे? 10 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 बाय 9। समझ में आ रहा है? लेकिन अब जरा इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि ये एक टाइम है, कोई टाइम मान लो T, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में एकदम स्मॉल टाइम वाला जो कंसंट्रेशन होगा इसके जस्ट बगल में होगा। तो इस टाइम को हम मान लेते हैं T प्लस dt। क्या मान लेते हैं? ये तो T यहां तक ही है ना, और यहां बढ़ के क्या हो जाएगा? T प्लस dt हो जाएगा। मान लो यहां तक 2 सेकंड है और यहां से यहां 1 सेकंड लगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, ये 3 सेकंड हो जाएगा ना। तो वही बात है, यहां पर टाइम T है और यहां पे जाके कितना जुड़ गया? उसमें dt जुड़ गया, तो T प्लस dt हुआ। और इसका जो कंसंट्रेशन है ये है, ये कंसंट्रेशन आप कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं इसको C प्लस DC और इस कंसंट्रेशन को मान लेते हैं C, क्योंकि टाइम अगर कम रहेगा तो आपका जो कंसंट्रेशन है उसमें भी जो चेंज होगा वो क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? अरे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तब ना एक का कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज होगा। बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं तो एक के कंसंट्रेशन में चेंज भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो कंसंट्रेशन है वो फाइनल क्या हो जाएगा बोलो? C प्लस, और उसमें आप घटा लो इनिशियल का कौन है? C, और टाइम क्या है जरा देखो? T प्लस dt है, इसमें क्या माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो? DC बाय dt। अब कुछ आपको सेंस आ रहा होगा कैलकुलस वाले, ठीक है। तो खैर जाने दीजिए, यहाँ पे हमको कैलकुलस नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। यही DC बाय dt को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट, जिसमें dt रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल टाइम। dt क्या है? बहुत छोटा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए या चाहे एवरेज रेट निकालिए, निकालने का तो वही फॉर्मूला हुआ, कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम चेंज। समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई करेंगे रिकॉर्डिंग अब देखिए, एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अभी तक जो पढ़े हैं उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि कोई रिएक्शन है A, ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका इनिशियल 10 मोल मैंने लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया? 10 मोल। कब? जब टाइम क्या था? 0, ठीक है। और इसका फाइनल, ये टाइम अब बढ़ा के मैं 10 सेकंड कर देता हूं, और तब इसका कंसंट्रेशन घट के हो जाता है 4 मोल। देखिए दिया हुआ है कि एक रिएक्टेंट A है जो जिसका 10 मोल इनिशियली लिया गया और इसका कंसंट्रेशन घट के कितने मोल हो गए? 4 मोल।
कितने देर में? 10 सेकंड में। और एक चीज और इसमें जोड़ा हुआ है कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा पहला, फाइंड द डेट ऑफ disappearance देखो, आपको पहले बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, माने ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। थोड़ा सा और दूसरा आपसे क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन बी किस रेट से फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आइए पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो इसको मैं लिखता हूं डी ए बाय डी, ठीक है। तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल क्या है, क्या होगा 4 माइनस बाय टाइम का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यानी एक किस स्पीड से डिसअपियर हो रहा है, तो वो 1 सेकंड में 0.6 मोल डिसअपियर हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो भाई बी का आप देखना होगा हमको कंसंट्रेशन, ये तो कंसंट्रेशन किसके दिए हुए हैं, एक है, बी के बारे में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो बी का निकालना होगा। बी का क्या करना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो ए का जब 2 मोल है तो बी का कै मोल है, 3 मोल। समझिए इसको, ए का जब 2 मोल है तो बी का, तो ए का जब 10 मोल है तो बी का कै मोल, देखो समझ, ये यूनिटरी मेथड है। ए का 10 है तो सॉरी 2, ए का 2 है तो बी का 1 होगा, तो 3/2। समझ में आ रहा है। और कितना है, देखो यहां पे बी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 0। बी शुरुआत में तो बना ही नहीं है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। अब फाइनल कंसंट्रेशन यहां से देखो, ए जो है कितना मोल डिसअपियर हुआ है, 6 मोल। तो इसका जब 2 मोल डिसअपियर होता है तो बी के कितने मोल बनते हैं, 3 मोल। तो इसका जब 6 मोल डिसअपियर हुआ तो इसके कितने मोल बनेंगे बताओ, 6 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मोल। फिर से समझिए आप, मैंने कहा कि बी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि शुरुआत ही है, अभी तो प्रोडक्ट बना नहीं है। इसका फाइनल कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने देखा कि ए कितना मोल डिसअपियर हुआ, ए का डिसअपियरिंग मोल कितना है, 6 मोल। तो देखो इसका 2 मोल अगर डिसअपियर होगा तो इसके कितने मोल बनते हैं, तो इसका 2 मोल तो इसके 3 मोल, तो इसका 1 मोल अगर डिसअपियर होगा 3/2, और इसका कै मोल डिसअपियर हुआ है, देखो यहाँ 6 मोल, तो बी के कितने मोल बन गए होंगे, 9 मोल। तो बी का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, बी का इनिशियल हो गया 0 और फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डीबी बाय फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ, इनिशियल क्या हुआ, और टाइम तो सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा, 0.9। अब जरा देखो आप यहां पे देखिए,
यहां जब डिसअपियरेंस निकाल रहे थे तो साइन क्या आ रहा था, और अपीयरेंस। अब ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है, इसको समझिए। प्लस और माइनस का यहां पर कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मैथमेटिक्स में जो प्लस और माइनस का मतलब होता है वो मतलब यहां पर नहीं है। यहां माइनस और प्लस सिर्फ ये बता रहा है कि वेदर देयर कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन तो माइनस होगा, इंक्रीज कर रहा है तो बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज। इसलिए देखो इसका क्या हो गया प्लस, और ए का कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन फिजिक्स में पढ़े हो, सेम वही चीज है, और इसका कोई मैथमेटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई दिक्कत। अब जरा देखो, ए के गायब होने का स्पीड ये है और बी के बनने का स्पीड ये है, यानी रिएक्टेंट का जो रेट है और प्रोडक्ट का जो रेट है वो सेम। जिस रेट से ए गायब हो रहा है उस रेट से बी नहीं बन रहा है। तो भाई आखिर इस दोनों में क्या रिलेशन है, ए के डिसअपियर होने का रेट और बी के बनने के रेट में क्या कोई रिलेशन है? तो इस रिलेशन पे हम लोग बात करेंगे। देखो एक फॉर्मूला यहां पे याद रखना, यह बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल जो रेट पे होगा ना वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट से सिर्फ रेट ऑफ ए इज टू रेट ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज टू नंबर ऑफ मोल ऑफ। इस अभी कहां से आया मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली आपके बुक में जो दिया हुआ है उसी बुक से मैं ये चीजें निकाल के आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको आसान हो जाएगा। कहने का ये सेंस है कि रेट का वही रेशियो होगा जो उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। अब कैसे, जरा देखो, मान लो कि आपका जो आर ए है इज टू आर बी। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, 2:3 होगा। समझ में आ रहा है? आप मान लो ये निकाल लिए हो, कौन सा, बी ए बाय, क्योंकि बी निकालने में लफड़ा हुआ था। क्यों लफड़ा हुआ था पता है ना, बी का इनिशियल कंसेंट्रेशन तो पता था, फाइनल पता नहीं था, हमको निकालना पड़ा था। कहता आप उस लफड़े से बच सकते हो। कैसे बच सकते हो, तो बस इस फॉर्मूला में आ जाओ। इस फॉर्मूला में आ रहे आपको पता है ना, कितना है पता है, 0.6 डालिए यहाँ पे, 0.6 बाय आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 RB इज इक्वल टू 0.6 इंटू और RB इज इक्वल टू आ गया, ये आ गया ना, 0.9 आ गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर एक का हमको डिसअपियरेंस पता है तो दूसरे का अपीयरेंस भी पता कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन यही है, आर ए इज टू आर बी इज इक्वल टू एन ए इज टू। अच्छा, यहां से और एक चीज समझ में आ रहा है, जिसके जितने ज्यादा मोल उसके उतने ही ज्यादा रेट। जैसे देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल किसके ज्यादा है, तो बी का रेट ज्यादा होगा। बी का रेट आप देखो कितना निकालो, 0.9, और कम जिसके मोल है, किसके मोल कम है, ए के। तो ए का जो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, उसका जो रेट है वो क्या है, 0.6 है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिसके ज्यादा मोल होंगे उनके रेट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और दूसरा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
में क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन यहां से होगा, जो मोल्स के रिलेशन होंगे वही रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? अब एक और चीज कि सर ये इक्वल कैसे होगा, दोनों समझ में नहीं आता है। समझ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि जिस रेट से रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट भी कुछ उसी रेट से बनना चाहिए। रिएक्टेंट घट जाए पूरा प्रोडक्ट तो मुश्किल है। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखो यहां पे 0.6 है ना, ए का है ये, ए के नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और बी के कितने हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल 3। अब देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? इसलिए इसमें आपका बुक में लिखता है देखो इसका जो रिलेशन हो जाएगा, जैसे यहां पे क्या निकलेगा बोलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डिवाइडेड बाय, समझिए इसको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 क्या था बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बाय नंबर ऑफ मोल, इसके कितने हैं, एनबी, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो ना, वो तो तुम ही लोग को समझ में आता हो। तुम लोग खाली इरिटेट कर देते हो आदमी को कि कुछ बोले, इतना देर से सुन रहा हूं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लिमिट तो होती है इस चीज की। हर क्लास का 10 मिनट आप यूं ही खत्म करिएगा, और ये इक्वल हो जाएगा डी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीसी बाय एन सी। रेट लिख दिया हो, रेट of disappearance of A by number of mole of A, rate of disappearance of B by number of mole of B, rate of appearance of C by number of mole of, ठीक है, ये समझिए। अब एक न्यूमेरिकल और देता हूं, ठीक है, आप अभी करिए या करके आइए, या नहीं तो कहिए तो मैं बता देता हूं। लिखो, टाइम हो गया है, चलो। लिखो तो एक रिएक्शन लिखो पहले, N2O5 लिखिए, बोले, लिखे द वैल्यू ऑफ रेट, द वैल्यू ऑफ rate of disappearance, the value of rate of disappearance of N2O5 is given N2O5
is given as 6.25 into 10 to the power minus 3 mole into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Find the rate of formation of NO2 and O2 at find the rate of formation of NO2 and O2 at the same condition. अब जरा देखोगे 2 मिनट में ये हो जाएगा, समझो यार। सबसे पहले याद रखिएगा, जब रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकाल रहे तो आपका रिएक्शन को देखो, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, रिएक्शन बैलेंस है। अब बोलो क्या बताए थे, बताओ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O बाय 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाय 2 प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 बाय 1/2। यही हुआ था ना, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है ना। अब बाय इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाय, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हो जाएगा 12 मोल पर लीटर पर। हो गया, ये पहला निकल गया NO2 के फॉर्मेशन का। अब किसका निकालेंगे, O2 के फॉर्मेशन का। तो फिर वहीं से आइए, R N2O5 बाय 1 इज इक्वल टू R O2 बाय हाफ, ठीक है। इसका वैल्यू डाल देंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर बाय, अब हाफ से इसमें गुना कर दीजिए लाके, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा RO2 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये हो, ठीक है। समझ गए। अब एक और क्वेश्चन दे देता हूं, वो तो करके लाओगे ना। लिखो, वेरी गुड, टैलेंटेड हो क्या। लिखो इन दी रिएक्शन, लिखो इन दी रिएक्शन BrO3 माइनस, BrO3 O पे माइनस करिएगा साइन, प्लस माइनस वाला, प्लस
BrO3 के ऊपर माइनस डालिए, प्लस 5Br माइनस, प्लस 5Br माइनस, प्लस 6H प्लस, प्लस 6H प्लस, एरो दीजिए, एरो दीजिए, लिखिए 3Br2, 3Br2 प्लस 3H2O। ठीक है। द रेट ऑफ appearance of Br2, the rate of appearance of Br2 is related to rate of disappearance of bromine as following। ये 4 ऑप्शंस दिए हो, लेकिन मैं ऑप्शन गायब कर देता हूं, आप डायरेक्ट बना के ले आओगे। दोनों में रिलेशन बनाना है, ठीक है ना, कि ब्रोमीन आयन किस रेट से डिसअपियर हो रहा है और ब्रोमीन जो है वो किस रेट से अपीयर हो रहा है, इस दोनों में रिलेशन ये कर लेना है। और एक आध लिखा दूं, ठीक है, देखेंगे।